ये है सवाल। जब मैं इनको बोलता हूँ कि अपने डेली कम्यूट के लिए एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ले लें तो ये शुरू हो जाते हैं। इसको चार्ज कैसे करेंगे? चार्ज कितने टाइम में होगा? रियल वर्ल्ड रेंज कितना मिलेगा मुझे? चलाने में सस्ती है भी कि नहीं? क्या ये मेरे पेट्रोल स्कूटर जितनी प्रैक्टिकल होगी? इन सारे सवालों का जवाब बन के आया है ये वीडा VX2। ये दिखता अच्छा है, सस्ता है और इसके अंदर रिमूवेबल बैटरीज आती हैं जिसको आप घर पे या ऑफिस में भी चार्ज कर सकते हैं। ऊपर से अगर आप इसको बैटरी एज अ सब्सक्रिप्शन के साथ लेते हैं तो आपको ये और भी सस्ता पड़ जाएगा। तो क्या ये वो पहली ईवी हो सकती है आपके परिवार के लिए जिसको आप बेझिझक ले पाए? चलिए आज पता करते हैं इन सवालों की मदद से। कितने का है? ये दो वेरिएंट्स के अंदर आता है। जो बेस वेरिएंट है गो वो आपको 1 लाख रुपए का पड़ेगा और ये जो प्लस टॉप वेरिएंट है ये आपको पड़ेगा 1,10,000 रुपए का। लेकिन आप VX2 को बैटरी एज अ सब्सक्रिप्शन के साथ भी ले सकते हो, यानी कि जो बैटरी की कॉस्ट है वो अपफ्रंट स्कूटर खरीदते हुए देने की जरूरत नहीं है, वो आप बाद में EMI के तौर पे दे सकते हो। तब इसकी कॉस्ट काफी कम हो जाती है। जो बेस वेरिएंट होता है उसकी कॉस्ट हो जाती है 55,000 और जो टॉप वेरिएंट है उसकी कॉस्ट बन जाती है 65,000, जो इसको बहुत अफोर्डेबल बना देता है। ये सस्ता वाला ऑप्शन अच्छा है, पर ये काम कैसे करेगा? गुड क्वेश्चन। इसको बोलते हैं बास, यानी कि बैटरी एज अ सब्सक्रिप्शन। इसको आसानी से समझने के लिए आप ये समझिए कि आप स्कूटर को अलग से खरीद रहे हैं और बैटरी इसको अलग से EMI पे खरीद रहे हैं। तो आपको मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली बैटरीज की EMI पे करती रहनी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन कि आप स्कूटर को कितना चलाने वाले हैं। अब बात करते हैं इसके प्लान्स के। तो अभी अपने पास 3 प्लान है जो मैंने स्क्रीन पे डाल दिए हैं। इसमें सबसे लॉजिकल प्लान है 3 साल वाला। इसके लिए आपको साल के 20,000 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो आपको एक साथ देने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो उसको क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली भी स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें ध्यान रखने की चीजें 2 हैं। जो स्कूटर है इसकी रनिंग कॉस्ट बन जाती है 1 रुपी पर किलोमीटर। अब ये सुनने में अच्छा लगता है, कम भी लगता है, लेकिन एक रेगुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर जो होता है ना उसकी रनिंग कॉस्ट रहती है लगभग 25 से 50 पैसा के बीच में। तो ये डबल द रनिंग कॉस्ट पे काम करने वाला है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप 3 साल के लिए 20,000 डाल ही रहे हैं तो वो 60,000 हो जाता है, यानी कि आपने टोटल जो कॉस्ट है स्कूटर की परचेज करने की वो 3 साल के अंदर ही कवर कर ली है। लेकिन हाँ, क्योंकि इसको चलाना महंगा है, ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट हो जाती है इसकी रनिंग की, इस वजह से ओवरऑल ये आपको थोड़ा महंगा पड़ने वाला है। लेकिन हर चीज नुकसान की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हीरो ने कुछ फायदे भी दिए हैं। अगर आप इसको बैटरी एज अ सब्सक्रिप्शन के साथ लेते हैं तो यहाँ पे आपको 3 एडवांटेजेस मिल जाते हैं। पहला, जो इसकी एक्सटेंडेड वारंटी है वो आपको साथ में मिलेगी, यानी कि 5 साल में अगर बैटरी को कुछ भी हो जाता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस होने वाली है। दूसरा, जो इसका पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क रहने वाला है, फास्ट चार्जिंग वाला, वो आपके लिए लाइफ टाइम, यानी कि जब तक सब्सक्रिप्शन है तब तक फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो आप किसी भी फास्ट चार्जर पे जाके इसको फ्री में चार्ज कर सकते हैं। और तीसरा, अगर आप इसके सब्सक्रिप्शन पीरियड में इसको वापस हीरो को बेचना चाहते हैं तो वो आपको एक अट्रैक्टिव बायबैक ऑप्शन भी देंगे। चलिए मान लेते हैं कि आपने 3 साल के सब्सक्रिप्शन से स्कूटर को ले लिया, लेकिन 1 साल बाद आपका मन किया कि नहीं यार, मेरे को ये बार बार पे नहीं करना, मेरे से एक बार पैसा ले लो और मेरे को पूरा स्कूटर दे दो, तो वो आप कर सकते हैं। जो आपका बैटरी का सब्सक्रिप्शन है उसको आप एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है जो 3 साल की होने वाली थी वो एक बार में पे करके पूरे स्कूटर को एज अ ओनर भी ले सकते हैं। और दूसरी चीज है डिफॉल्टर्स की। मान लीजिए कि आप थोड़े शातिर हैं, आपने स्कूटर को लिया सब्सक्रिप्शन पे और लेके निकल गए और ना आप कुछ EMI दे रहे हैं, ना इसका कुछ सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, तो भाई जिस फाइनेंस कंपनी से आपने ये बैटरी फाइनेंस कर रहे हैं वो आपके घर पहुंच जाएंगी और जैसे लोन रिकवर करते हैं वैसे ही वो स्कूटर को रिकवर कर लेंगी। क्या देखो, मेरी मानो तो ये बैच सिस्टम में मत पड़ो। अगर आप स्कूटर को आउटराइट खरीद सकते हो तो खरीद लो, रनिंग कॉस्ट भी कम रहेगा, इसको चार्ज करना भी बहुत आसान है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको अपफ्रंट अफोर्ड नहीं कर सकते तो जरूर ये बैच सिस्टम हेल्पफुल रहने वाला है। बस जो आप प्लान अपना चूज करते हो वो बहुत सोच समझ के चूज करना। एक फुल चार्ज में कितना चलेगी? तो अगर आप इसको सारे मोड्स मिक्स करके चलाने वाले हैं, थोड़ा स्पोर्ट है, थोड़ा इको है, तो ये आपको लगभग 80 किलोमीटर की फुल चार्ज पे रेंज दे देगी। अगर आप इसको बिल्कुल इको में चलाते हैं आराम से तो 100 किलोमीटर तक भी चल जाएगी। और अगर आप थोड़ा मेरी तरह तेज चलाने के मूड में है, स्पोर्ट मोड में ज़्यादा रखने वाले हैं, तो ये आपको देगी लगभग 60 से 65 किलोमीटर की रेंज। इसको चार्ज कैसे करना? वेरी गुड क्वेश्चन, और इसका जो जवाब है ना वो वीडा VX2 की खासियत है। चलिए शुरुआत करते हैं फास्ट चार्जिंग ऑप्शंस के साथ। अगर आपने बास सब्सक्रिप्शन लिया है तो ये आपके लिए फ्री रहने वाले हैं। तो आप सिंपली एक फास्ट चार्जर पे जा सकते हैं या एक कम्युनिटी चार्जर पे जा सकते हैं, स्कूटर को प्लग इन कर सकते हैं और अगर आप फास्ट चार्जर पे गए हैं तो स्कूटर आपका 1 घंटे में पूरा चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर आप फास्ट चार्जर नहीं जाना चाहते और सिर्फ घर पे इसको चार्ज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपकी पार्किंग के अंदर एक 3 पिन सॉकेट है तो आसानी से इसका जो ऑनबोर्ड चार्जर है उसको सिंपली वहाँ पे प्लग इन कर दीजिए और उसको पार्किंग में भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पार्किंग ओपन है जहाँ पे प्लग पॉइंट नहीं है तो फिर ये खास बात आती है। इसके अंदर आपको जो टॉप वेरिएंट है उसमें 2 रिमूवेबल बैटरीज मिल जाती हैं जो कि आसानी से बाहर आ जाती हैं। बस इसको अपने घर पे ले जाइए, इस ऑनबोर्ड चार्जर की मदद से
इसको कहीं पे भी आप चार्ज पे लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं ऑफिस गए हुए हैं, वहाँ पे भी स्कूटर की बैटरी कम हो जाती है, इसको निकालिए और जहाँ पे आप लैपटॉप चार्ज करते हैं सिंपली वहीं पे भी इसको जाके आप चार्ज कर सकते हैं। ये दिखता कैसा है? दिखने में ना ये बड़ा ही कूल और फंकी लगता है और जो इसकी डिटेल्स है ना वो मुझे बहुत पसंद है। जो अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन हो गया है, जो ये हेडलैम्प्स है, इसका जो DRL सेक्शन है, जो पीछे टेल लैम्प्स है उसमें भी सेम ऐसा ही एक सेक्शन आता है। ये बड़ा ही डिटेल्ड और बहुत ही प्रीमियम लगता है। लेकिन फिर बाकी का स्कूटर आ जाता है जिसकी क्वालिटी बहुत ही एवरेज फील होने लग जाती है। जो पैनल्स हैं उसमें गैप्स हैं, जो इसका स्विच गियर है वो बहुत ही एवरेज फील करता है और फिर ये जो चाबी है ना ये काफ़ी ख़राब है। लेकिन हाँ, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि ये सोबर लगता है, इसमें कोई भी ज़बरदस्ती के क्रीजेस या ग्राफिक्स नहीं है, तो स्पोर्टी बनाने की कोशिश नहीं करी गई है, तो परिवार में ये सबको पसंद आने वाला है। फीचर्स में क्या क्या है? आगे और पीछे आपको 12 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, सामने की तरफ डिस्क ब्रेक भी दिया गया है, लेकिन इसके अंदर ABS नहीं आता, इसमें आपको एक कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। यानी कि जब आप फ्रंट या रियर ब्रेक लगाते हैं तो दोनों ब्रेक थोड़े थोड़े साथ में अप्लाई होते हैं जिससे ब्रेकिंग सेफ हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर आता है एक 4.3 इंच का कलर TFT डिस्प्ले जो कि काफ़ी अच्छा है। सारी डिटेल्स में अच्छे से लेड आउट है और अपना फ़ोन भी आप इसके साथ पेयर कर सकते हैं और उसके साथ आपको कॉल और SMS अलर्ट मिल जाते हैं, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिल जाता है और यहीं इस स्विच गियर की मदद से आप अपने फ़ोन का ऑडियो भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्या परिवार में सब इसको आसानी से चला पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। जो इसकी सीट हाइट है वो कम रखी गई है तो पैर आसानी से नीचे पहुंच जाते हैं। मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंचेस लगभग और मैं आसानी से पैर नीचे पहुंचा सकता हूं। तो अगर आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच या 6 इंच भी है तो भी ये आपके लिए कंफर्टेबल रहने वाला है। ये जो स्कूटर है अब इसका वेट थोड़ा तो ज़्यादा है, लेकिन जब आपके ये पैरों के बीच में होता है तब ये वेट बिल्कुल भी ज़्यादा फील नहीं होता। चलाते हुए भी ये बहुत लाइट और एजाइल फील करता है, तो ये अच्छी बात है। और फिर आता है इसका फ्लोर बोर्ड पोजिशनिंग जो कि एक अच्छी हाइट पे है, तो इसको चलाना भी कंफर्टेबल बन जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे से लंबे हुए, लगभग 6 फीट के भी हुए, तो फिर यूटर्न लेते हुए ये हैंडल बार आपके घुटनों के टच करेगा तो वहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और कोई पीछे बैठा तो? अब इस बात के ना दो पहलू हैं। सबसे पहले ये सीट, इसकी कुशनिंग अच्छी है, फर्म है और ये सीट लंबी भी बहुत है, तो 2 जनों के लिए यहाँ पे अच्छे से जगह मिल जाती है। लेकिन अब आते हैं दूसरे पहलू पे। तो पहली बात, ये जो सीट है वो पीछे थोड़ी और नैरो हो जाती है, तो पिलियन उतना कॉन्फिडेंटली बैठ नहीं पाता। और जो स्पेशली जब ये स्कूटर चल रहा होता है ना, और जो पीछे वाला सस्पेंशन है ना वो आगे वाले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मूव करता है, यानी कि जो पीछे जो पिलियन है वो कॉन्स्टेंटली थोड़ा मूव करता रहता है, तो ये चीज़ थोड़ी अनकंफर्टेबल ज़रूर हो जाती है। और जो झटके भी हैं पिलियन को ज़्यादा फील होते हैं। हाँ, लेकिन एक बात अच्छी है, वो है कि पीछे आपको एक बैकरेस्ट भी मिल जाता है, तो एक सपोर्ट हमेशा रहता है। ये सारा सामान कहाँ रखूँ? अरे है जगह है भाई, देखो जो फ्रंट फ्लोर बोर्ड है ना उसके ऊपर ये बड़े बैग भी आ जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी आपको पैर रखने की थोड़ी जगह साइड में मिल जाती है, लेकिन असली दिक्कत आती है अगर आपको कुछ सीट के नीचे रखना हो। ये जो 2 बैटरी वाला टॉप वेरिएंट है ना, उसके अंदर बूट स्पेस कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये आपका एक रेगुलर साइज का बैकपैक भी अंदर नहीं बैठने वाला है, तो आपको जो सामान है ना वो छोटे छोटे बैग्स में करके ही रखना पड़ेगा। और अगर आपका छोटे पैकेट्स में सामान है या फिर कुछ खुला सामान है, वो सामने फ्रंट कभी होल्स में भी आ सकता है। ये भी काफ़ी बड़ा और डीप स्टोरेज और काफ़ी सामान यहाँ पे आसानी से बैठ जाता है। प्लस यहाँ पे एक फ़ोन रखने की जगह भी दी गई है और उसके ऊपर एक USB चार्जर भी मिलता है जो कि काफ़ी कन्वीनियंट है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये ओपन स्टोरेज है। अगर किसी स्पीड ब्रेकर पर आपने स्कूटर को कुदा दिया, सामान उछल के बाहर आ जाएगा और बारिश वारिश अगर आ गई ना, सामान भीग जाएगा। चलाने में कैसा है? उत्तम। इसमें ना देखो टेक्निकली तो 3 राइड मोड्स आ जाते हैं। सबसे जो इकोनॉमिकल है वो है इको, फिर आता है सिटी और फाइनली आता है स्पोर्ट। इको के अंदर जो एक्सेलरेशन आता है बिल्कुल ही स्मूथ आता है, थोड़ा लेट बैक आता है, लेकिन वो इतना भी स्लो नहीं है कि आपको सिटी में चलाने में प्रॉब्लम आए। तो इस वजह से सिटी की सारी ड्यूटीज़ के लिए आप इसको इको में रख सकते हो। लेकिन फिर आता है इसका सिटी मोड, जिसके अंदर वो लिमिट हट जाती है, स्कूटर अपनी टॉप स्पीड तक पहुँच सकता है और जो एक्सेलरेशन है वो थोड़ा और फास्ट हो जाता है। तो अगर आप चला रहे हैं तो सिटी के अंदर आपको इसको चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये ओवरटेक्स भी आसानी से कर सकता है। और फाइनली आता है इसका स्पोर्ट मोड, जिसके अंदर इसका एक्सेलरेशन फास्ट हो जाता है, इसको चलाने में मज़ा आने लगता है और ये वाकई एक बड़ा क्विक स्कूटर है। तो आपका जैसा भी मूड है, ये डिपेंडिंग कि घर में से कौन सा सदस्य इसको चला रहा है, ये स्कूटर अपने आप को अडेप्ट कर पाता है। लेकिन इसके तीनों ही राइडिंग मोड बड़े यूजेबल हैं। और फाइनली इसके अंदर ना एक बूस्ट मोड भी आता है। अब ये बूस्ट मोड इसको और ज़्यादा पावर देने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी राइड को और एफर्टलेस बनाने के लिए काम आता है। तो भाई मान लीजिए कि आप इको में जा रहे हैं और किसी को आपको फटाफट से ओवरटेक करना है और इको में उतना पावर नहीं है कि वो आप कर पाओ, तो इसको आप बूस्ट मोड में रखो।
तो जब इकोज में भी आप थ्रॉटल ज़्यादा दोगे किसी को ओवरटेक करने के लिए, तो ये स्कूटर ऑटोमेटिकली स्पोर्ट मोड में चला जाएगा वो ओवरटेक को आसानी से करने के लिए, और जब आप थ्रॉटल छोड़ोगे तो ये वापस से इको मोड में आ जाएगा स्लोली आराम से चलने के लिए। तो इससे आपके ओवरटेक्स और भी ज़्यादा एफर्टलेस हो जाते हैं, इसको सिटी में चलाना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, आपको बार बार मोड स्विच नहीं करते रहना पड़ता। आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये बूस्ट मोड यूज़ कर रहे हैं ना, तो जो आपकी टोटल रेंज है वो आपको इको वाली नहीं मिलेगी, उससे थोड़ी कम मिलेगी। पर क्या ये कंफर्टेबल है? वेल दैट डिपेंड्स कि आप स्कूटर में कहाँ बैठे हो। अगर आप राइडर हो, अगर आप इसको चला रहे हो, तो ये आपके लिए कंफर्टेबल रहने वाला है। इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो थोड़ा सॉफ्ट है, तो वो गड्ढों को अच्छे से अब्जॉर्व करता है, लेकिन जो रियर सस्पेंशन है वो थोड़ा ज़्यादा स्टिफ दिया गया है इसकी बैटरी के वेट को ध्यान में रखते हुए, तो वहाँ से थोड़ा झटका ज़्यादा आता है। जब आप किसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जा रहे होगे और नॉर्मल स्पीड पे जा रहे होगे, तो ये राइडर को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। खराब सड़कों पे भी निकल जाओगे तो स्पीड बस थोड़ी सी कम कर लो और ये स्मूथली वहाँ से भी चला जाएगा। लेकिन अगर आप पिलियन हो, आप पीछे बैठे हुए हो, तो फिर वो रियर जो सस्पेंशन है उसकी जो स्टिफनेस है वो आपको ज़्यादा फील होगी। हाँ, ये कभी भी झटका तो आपको नहीं लगने देगा, आपको कभी भी चोट तो नहीं आएगी, लेकिन कांस्टेंट एक मूवमेंट आता रहेगा जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी टायर्ड हो जाओगे। सिटी जर्नीज के अंदर तो ये इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, लेकिन अगर आप कहीं लंबा जा रहे हो, 20-25 किलोमीटर पे भी इस पे बैठने वाले हो पीछे, तो आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है। क्या इसे ट्रैफिक में चलाना आसान है? जी हाँ, बिल्कुल। इनफैक्ट इसको ट्रैफिक में चलाने में ना मज़ा आता है। ये जो स्कूटर है ये बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करता है, तो परिवार का अगर कोई एल्डरली मेंबर भी इसको चला रहा होगा तो इसको सीधा रखना है, इसको टर्न करना बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है। लेकिन जब आप और मैं इसको चला रहे होंगे ना, तब इसको चलाने में इनफैक्ट मज़ा आने लगता है। जब ट्रैफिक को फटाफट से काटना होगा तो इसमें डायरेक्शन चेंज बड़ा क्विकली हो जाता है, बहुत एफर्टलेसली हो जाता है, और तब भी ये स्टेबल फील होता है। ब्रेक्स अच्छा कॉन्फिडेंस देते हैं, जब आप ब्रेक्स को लगाते हैं वो एकदम से स्कूटर को रोकना शुरू करते हैं, और प्रिडिक्ट आप आसानी से कर पाते हैं कि इसमें कितना ब्रेकिंग डिस्टेंस लगेगा। और फाइनली अगर क्विकली किसी को ओवरटेक करना है, बस स्कूटर को फ्लिक करिए, थ्रॉटल दीजिए स्पोर्ट मोड में, और स्कूटर आराम से वो ओवरटेक कर पाता है। तो सिटी के अंदर अगर आपको मस्ती करनी हो या फिर परिवार में किसी और सदस्य को इसको लेके जाना हो सब्जी वगैरह लाने के लिए, ये सारा काम बड़ी आसानी से कर पाता है। तो फाइनल बता, लूं या नहीं? भाई ले ले। वीडा VX ना एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर है, और जो मेरा फेवरेट पार्ट है ना वो है इसका चार्जिंग कन्वीनियंस। स्कूटर को नॉर्मली चार्ज तो कर ही सकते हैं, प्लस अगर वो एक्सेस नहीं है तो बैटरी को निकाल के घर ले जाओ या ऑफिस, इसको चार्ज करना वाकई बड़ा आसान है। ऊपर से ना ये एक बेहतरीन बैलेंस भी ऑफर करता है। जो लुक्स है वो फंकी और सोबर का एक अच्छा मिक्स देते हैं, फीचर्स भी इसमें अच्छे मिल जाते हैं, सिटी में ये कंफर्टेबल भी है और परफॉर्मेंस तो बहुत ही स्मूथ है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बेटर होनी चाहिए थी। सबसे पहले इसकी क्वालिटी बहुत ही एवरेज है और चाबी तो बहुत ही खराब है। फिर जो अंडर सीट स्टोरेज है वो भी बेटर होना चाहिए था, और जो पिलियन कंफर्ट है वो भी थोड़ा एवरेज ही है। लेकिन ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशान करेंगी। और फाइनली ये जो पूरा पैकेज है ना ये बहुत अफोर्डेबल है। विदाउट बास भी जो इसकी प्राइस है वो इस पैकेज को अच्छे से जस्टिफाई कर पाती है। और बास चाहे आप लो या नहीं लो, लेकिन उसके होने से ये तो मानना पड़ेगा कि ये स्कूटर और भी ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया है।